अच्छा कि ये बता दिए, हमको पता नहीं था ये बात। लास्ट टाइम क्या बताया था? EMI बता रहा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा था। उसके बाद क्या बताना है बालक? मैग्नेटिक फ्लक्स बता रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या क्या पढ़ लिया है आप? तो ये कैसे लास्ट हो गया? चलिए ठीक है, हमको आज पढ़ना है बालक कि अगर हमारे पास दो मिरर हैं, किसी एंगल पर रखे गए हैं, तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज formed by two plane mirror। ठीक है बालक, मान लेते हैं कि हमारे पास दो मिरर हैं बालक, कुछ इस तरीके से, और इनके बीच का एंगल कुछ होगा, मान लेते हैं कितना है, थीटा है, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है बालक, ये क्या रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका देखो इमेज बनेगा, ये मान लो अगर पहला मिरर है बालक और ये क्या है, दूसरा मिरर है, तो पहले मिरर के कारण भी बनेगा और दूसरे मिरर के कारण भी बनेगा। तो कितने नंबर ऑफ इमेज बनेंगे उसके लिए बात कर रहा है। तो देखो बालक, सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है 360 बाई थीटा। क्या करेंगे? 360 बाई थीटा, जहां थीटा बालक आपको डिग्री में होना चाहिए। ठीक है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री या कुछ भी। ठीक है, थीटा किसमें होना चाहिए? डिग्री में होना चाहिए। आप 360 बाई थीटा निकालोगे तो मान लेते हैं कि ये कुछ आया, सपोज करते हैं क्या आया, एक्स आया। ठीक है, अब कुछ केस लेते हैं। अब जो एक्स आएगा बालक, वो या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा, या तो इवन नंबर आएगा या तो ऑड नंबर आएगा। अगर बालक ये एक्स, इफ एक्स इवन, एक्स क्या रहा, इवन नंबर आ गया, तो उस केस में बालक जो नंबर ऑफ इमेज होगा, नंबर ऑफ इमेज जो होगा ये हो जाएगा x माइनस वन। कितना होगा? x माइनस वन। आगे चलते हैं, इफ x ऑड भी तो हो सकता है, x क्या आ गया, ऑड आ गया, तब जो बालक नंबर ऑफ इमेज होगा वो किसके बराबर रहेगा? x के बराबर ही रहेगा। बोले तो 360 बाई थीटा के बराबर रहेगा। लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जब दो मिरर के बीच में रखेंगे बालक, तो एक केस ऐसा भी हो सकता है कि ये ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर में पड़े। एंगल बाइसेक्टर समझते हैं? एक ऐसा लाइन जो कि इस एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, यहां पे भी हो सकता है। ठीक है, ये तब होगा नंबर ऑफ इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे ना हो। ठीक है, ये उस केस में है। अगर हमारे ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे आए, कहां रखे हैं? एंगल बाइसेक्टर समझ रहे हैं? ठीक है, एक इफ एक्स और रहे, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रहे? ऑब्जेक्ट इज एट कहां? एंगल बाइसेक्टर। तो उस केस में बालक जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो हो जाएगा x माइनस वन के बराबर। ठीक है, अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं है तो x बराबर होगा, अगर एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो x माइनस वन के बराबर होगा। ये नंबर ऑफ इमेज फाइंड करने का तरीका होता है। ऑड इवन की बात कर लिए, कभी कभी ऐसा होगा कि डिवाइड नहीं होगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा, लेकिन चलिए आपके लिए नहीं पूछा जाएगा। फ्रैक्शन में आता है तो उसका दूसरा तरीका होता है, बेसिक मेथड होता है, वहां से फाइंड किया जाता है। जिसको भी सीखने का मन हो वो क्लास के बाद मिल लेगा हमसे। एक चीज और क्वेश्चन अच्छा पूछा जाता है, जब मतलब दो मिरर किसी एंगल पे रखे होते हैं और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज बनेंगे। अब एक दो इमेज नहीं बनेंगे, ढेर सारे इमेज बनेंगे। जैसे कैसे? देखो इमेज कैसे बनते हैं। ये ऑब्जेक्ट है बालक, पहले मिरर के बाद इसका इमेज कहीं बनेगा, यहां पे मान लेते हैं I1 बना। अब दूसरे मिरर में तो बनेगा, इसका इमेज कहीं
कुछ मान लेते हैं इसी लाइन के सीन में कहीं यहां बना, क्या बना बालक? I2। सही है। ये जो हमारा रियल इमेज है उसका, सॉरी जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना क्या? पहले मिरर में I1 बना, दूसरे मिरर से I2 बना। अब ये पहले मिरर से जो बालक इमेज बना है, क्या दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा? तो अब इसका इमेज कहां? इसी लाइन पे लाइए, कहीं इधर बनता है। ये I1 2 मतलब पहले मिरर का इमेज, पहले इमेज का इमेज बना है किसके कारण? दूसरे मिरर के कारण। ऐसे जो दूसरा इमेज है ये पहले के लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, इसका कहीं इधर बनता है। तो फाइनली बालक अगर हम इन सभी इमेज को मिलाएं, ये जो बालक बनाते हैं एक पाथ बनाते हैं, ये सबके साथ कैसा पाथ बनाते हैं? सर्कुलर पाथ बनाते हैं, एक सर्कल पे बनते हैं। सभी के सभी इमेज कहां बनेंगे? सर्कल पे बनेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, पूछा जा सकता है कि अगर कुछ दो मिरर हमारे पास अगर किसी एंगल पर रखें तो इमेज जो बनेंगे वो किस पाथ को फॉलो करेंगे? किस पाथ को फॉलो करते हैं? सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, या सर्कुलर पाथ पे बनते हैं जब भी इमेज बनेंगे। ठीक है, मैं एक आध क्वेश्चन करा देता हूं आपको, आप वाला बहुत इजी है। जैसे मान लो कि दो प्लेन मिरर हमारे पास है, इनके बीच का एंगल 15 डिग्री है, तो बताइए नंबर ऑफ इमेज कितने? और इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है ओ, नंबर ऑफ इमेज बताइए जितने भी। सबसे पहले क्या काम करना है आपको? 360 बाई थीटा निकालना है। तो 360 बाई थीटा निकालेंगे कितना? डिवाइड हो रहा है नहीं? डिवाइड हो रहा है, तो 360 बाई 15 करिए कितना? जल्दी बताइए, डिवाइड करने कितना आया? 24। अब देखिए 24 क्या आया? ऑड आया कि इवन आया? इवन आया। अगर ये मतलब x की वैल्यू बता रहा है, अब ये अगर इवन नंबर आता है तब क्या करते हैं? x माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेज कितने होंगे? 23 होंगे। वो इसलिए करते हैं बालक कि जब हम लोग सर्कुलर पाथ बनाते हैं तो दूसरे कर्व मान लो कोई इमेज यहां बना है तो पहले कर्व भी वहीं पर आगे बन जाता है, मतलब इमेज ओवरलैप कर जाते हैं। अगर इमेज ओवरलैप किया है तो हम लेंगे तो कहीं दो तो नहीं लेंगे, इसलिए वन को क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। ठीक है, ये तो और अच्छे से क्लियर होता है जब बेसिक रूल बताया जाता है बच्चों को कि कैसे इमेज बनते हैं, तो वहां से और अच्छे से क्लियर होता है कैसे ओवरलैप करते हैं। अगर जब आप पूरा बनाएंगे तभी आप दिखेंगे कि ओवरलैप कर जा रहा है, इसलिए माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, आगे चले, कर लेंगे क्वेश्चन, बहुत इजी से आते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी एंगल आएगा उसको डिवाइड कर देना है, बस ये देखना है कि ऑड आया है कि इवन आया है। अगर ऑड आया है तो कुछ नहीं करना है, इवन आया तो 1 माइनस कर देना है। ठीक है, मैं आगे चलने जा रहा हूं। मिरर फॉर्मूला जानते हैं क्या? अच्छा, एक चीज मैं स्किप किया हूं, इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, पढ़ के आए इमेज फॉर्मेशन? इमेज फॉर्मेशन पढ़ के आए हो? हमारे पास बड़ा एक कॉन्वेक्स लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर माइंड में बना? देखो मिरर तो पता होगा, ये कॉन्केव मिरर है, थोड़ा सा देखेंगे, ये कॉन्केव मिरर है वाला, ये इसका पोल होता है, ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको वक्रता केंद्र बोलते हो, यहां पर कहीं मिड में कहा होता है? फोकस होता है। ऐसा होता है क्या? ठीक है, और ये देखो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है वाला। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं साइड होगा और फोकस, तो देखो कॉन्केव मिरर में बात जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, या जिस साइड ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड रहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस भी। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या है? सब कुछ मिरर के पीछे है। इसमें दो ही केस लेते हैं हम लोग, याद है आपको? एक इनफाइनाइट, दूसरा फाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज कहां बनता है? फोकस पे हमेशा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट बनेगा। एक चीज देखो, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, इसके कारण इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल बनेगा। अगर इमेज वर्चुअल है तो कैसा होगा? इरेक्ट होगा। जो पढ़ा है तुम लोग पढ़ लेना, पढ़ लोगे ना?
इतना भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, ठीक है। और जो कॉन्केव मिरर है बालक, इसके कारण इमेज रियल भी बनता है और वर्चुअल भी बनता है। आप बता सकते हैं कब वर्चुअल इमेज बनता है? जब ऑब्जेक्ट कहां फोकस और पोल के बीच में, बाकी इससे पहले हर केस में क्या होता है? रियल बनता है। ठीक है, तो ये है। हम बालक मिरर फार्मूला की बात करते हैं, तो एक मिरर ऐसे उठा लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहीं यहां पे है, एक रेड इमेज फॉर्मेशन करने चल रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, ये लाइट क्या करता है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, रिफ्लेक्शन के बाद कहां जाएगा बालक? फोकस से। दूसरा कहां से ले जाए? या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाइए या तो पोल से ले जाइए। कहां से ले जाना है? या तो फोकस से, 3 पॉइंट है, अगर फोकस से ले जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद कहां कट की? यहां पे कट की है, तो इसका इमेज बन गया क्या? ए डैश बी डैश। इस तरीके से इमेज फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो AB है बालक हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोग हमेशा जब भी लेंगे पोल से लेते हैं। कहां से लेते हैं? पोल से लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से जो भी होगा उसको बोला जाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। किससे डिनोट करते हैं? U से। U क्या है बालक? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब इमेज कहीं बना है, यहां पे दिख रहा है A डैश P, ये क्या है? इमेज डिस्टेंस बताएगा। इमेज का डिस्टेंस पोल से जो भी होगा उसको क्या बोला जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और इमेज डिस्टेंस को बालक हम लोग V से डिनोट करते हैं। तो V क्या होगा? इमेज डिस्टेंस। और पोल से फोकस का जो भी डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं बालक? फोकल लेंथ। स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ये क्या हो गया हमारा? फोकल लेंथ। तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है क्या? अच्छा, एक चीज और, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अच्छा, सेंटर समझो, अगर ये स्फेयर का हमने क्या करते हैं कि स्फेयर का छोटा पार्ट कट करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेंटर का पोल से जो भी डिस्टेंस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं क्या? और जो बल्ब फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक मिड पॉइंट पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होगा। f इज इक्वल टू r बाई 2। r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता त्रिज्या बोलते हो। ठीक है, f वैल्यू r बाई 2 रखो, क्या लिया बन जाएगा? 2 बाई r इज इक्वल टू 1 बाई v माइनस सॉरी प्लस 1 बाई u। ठीक है, ये मिरर फार्मूला होता है, इसको याद रखेंगे आप। जल्दी बनाइए। हो गया बालक? अरे बोलो भाई। नहीं किए? यस सर। जल्दी बनाइए। अच्छा, ये नोट कर लिए ना, इसको मिटा दें। कुछ चीजें अपने से भी कर लेनी चाहिए ना। अभी पढ़ के आए हो, फिर से एक एक चीज लिखवा रहे हो हमसे। आगे चले। एक चीज देखो बालक, इसमें साइन कन्वेंशन, क्वेश्चन सॉल्व करते समय साइन कन्वेंशन जरूरी होता है। अगर आप साइन कन्वेंशन कर लेंगे तो इस पे न्यूमेरिकल भी इजीली बच्चे सॉल्व कर ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो तुम लोगों को बालक एक्सिस पता है, ये सारा कुछ इधर पता है, प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स, ऊपर प्लस वाई, नीचे। किसी का भी अगर साइन कन्वेंशन करना हो, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, ठीक है, शिक्षा यही कंसेप्ट लगाना और कोई कंसेप्ट मत सोचना। ठीक है, हालात कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना, उसी पे सारा क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा साइन कन्वेंशन का। साइन कन्वेंशन की बात जब भी करना हो,
ये देख रहे हो एक्सिस, ठीक है, ये इसका ओरिजिन है क्या, जो भी हमारा लेंस रहे या मिरर रहे उसको ओरिजिन पे रख लो, ठीक है। अगर हमारा मिरर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो इस साइड की डिस्टेंस किस में लेना है, नेगेटिव, इस साइड की डिस्टेंस किस में लेना है, पॉजिटिव, ठीक है। और ऊपर का जो भी डिस्टेंस उसको किस में लेंगे, पॉजिटिव, नीचे का जो भी डिस्टेंस है उसको किस में लेंगे। अब जैसे देखो ये हमारा इधर है, कोण को क्या मानेंगे, ओरिजिन, इसके इधर वाले सभी डिस्टेंस किस में लेंगे, पॉजिटिव में, इधर वाले सभी डिस्टेंस किस में लेंगे, माइनस में, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी लोगे किस में लोगे, माइनस में लोगे। इस केस में जो इमेज बना है, इमेज डिस्टेंस भी किस में लोगे, माइनस में लोगे। ये देखो, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एक्स ऐसे मान लो, इसके ऊपर वाला डिस्टेंस हमेशा किस में लेंगे, पॉजिटिव में। तो ये देखो जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ये किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे। इमेज कहां बना है, नीचे बना है, नीचे वाला डिस्टेंस किस में लेना है, नेगेटिव में। तो जो इमेज, जो ये इमेज हाइट ऑफ इमेज है ये किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। ये सिंपल सा तरीका होता है प्लस माइनस का। इसी के साथ बालक मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे, मैग्निफिकेशन। दो तरीके के मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, एक लीनियर मैग्निफिकेशन, एक एरियल मैग्निफिकेशन होता है। ये जो बात करने चल रहे हैं बालक, हम लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करने चल रहे हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एच आई अपॉन एच नॉट, सही है। ये क्या बता रहा है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, बोलो भाई क्लियर है, ठीक है। एक फॉर्मूला और आता है, m इज इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस बी बाई यू। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, गुड। आगे चले क्या, इसी में देखो, इफ m इज ग्रेटर देन 1, m क्यों किसके बराबर है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है क्या, ठीक है। दूसरा, इफ m इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या, हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरा बताइए, इफ m इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है, इक्वल है। ये कब कब होता है, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो। आगे चलें, जल्दी छापो भाई। इसमें से कुछ बच्चे गाजीपुर से है, कोई बालक, कौन कौन गाजीपुर से हो, तुम गाजीपुर से हो, तुम दोनों गाजीपुर से बालक, क्लास बाद मिलना हमसे, ठीक है, आके वहां पे भग मत जाना। चलो टेंशन मत लो, ऐसे ही बस, ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है, हो गया। आगे देखिए, और केस देखो, इफ अगर m हमारा पॉजिटिव आ गया, m क्या है, पॉजिटिव में रहे, इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज है, जो इमेज है वो कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। इफ m बालक अगर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, इसका क्या मतलब है कि जो इमेज होगा हमारा बालक वो कैसा होगा, इन्वर्टेड एंड, अच्छा रियल एंड इन्वर्टेड लिखना था, ठीक है, इन्वर्टेड है, रियल है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने हैं, ठीक। और एक बात, अगर कॉन्वेक्स मिरर हमारे पास है बालक,
तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। सोच के देखो, क्योंकि उस केस में हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इमेज फॉर्मेशन याद कर लेंगे तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको माइंड में इमेज बनेगा, सीधे पता चल जाएगा कि वर्चुअल है कि इरेक्ट है, बड़ा इमेज बना है कि छोटा बन रहा है। इसलिए उसको याद रखिए, ये साइड बस आप याद रखेंगे थोड़ा तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको इमेज फॉर्मेशन पूरा याद है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप फटाफट बता लोगे। तो कॉन्केव वाले में कुल 6 होते हैं और कॉन्वेक्स में 2 होते हैं, कुल 8 होते हैं। इसको आप याद रखिएगा। अगर आप इसको याद रखेंगे तो आपको लेंस वाला भी क्लियर रहेगा। लेंस में भी ऐसे ही होता है, बस उल्टा हो जाता है। जो कॉन्केव का होता है वो कॉन्वेक्स हो जाता है, जो कॉन्वेक्स होता है वो कॉन्केव का हो जाता है। तरीका पूरा वही रहता है, पूरा जो इमेज फॉर्मेशन वही पूरा वही रहता है। तो इसको रिक्वेस्ट है, मतलब आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चले बालक, इसी के साथ बालक एरियल मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं लगे। अभी तक देखो, जो हम ऑब्जेक्ट लिए हैं ये 1D में है, मतलब केवल लेंथ दिया हुआ है। अब इसके सामने हम कोई सरफेस रख दें, उसमें लंबाई भी उसका कुछ होगा, कुछ चौड़ाई भी होगा, मतलब लेंथ भी होगा और कुछ ब्रेड्थ भी होगा, तो उसका कुछ नहीं कुछ अब एरिया निकल के आएगा, जिसको क्या बोला जाता है, तो एरियल मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे बालक, एरियल मैग्निफिकेशन। तो एरियल मैग्निफिकेशन कुछ होता नहीं है, बस ऐसे ही। इसको भी MA से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हो जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन, पढ़े हो, रिसर्च कर लो, ठीक है। या M×M जो भी करना हो, या कर सकते हो वाला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करना है। या एक तरीका और होता है एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तब है जब लेंथ ब्रेड्थ सब बराबर रहेंगे। जैसे बालक कोई ऐसे मालूम मिरर है, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एक यहां ऑब्जेक्ट ऐसा रख दिए। अब इसका तो कुछ ना कुछ एरिया होगा, क्योंकि इसका कुछ लेंथ दिया है, कुछ ब्रेड्थ दिया है, तो इसका एरिया मान लो, ये एरिया ऑफ क्या रहा, ऑब्जेक्ट। अब इसका इमेज कहीं ना कहीं बनेगा, मान लो इसका इमेज यहां बना, ये एरिया ऑफ इमेज। इसका जो मैग्निफिकेशन आएगा इसको क्या बोला जाता है, एरियल मैग्निफिकेशन। मैंने बोला था कोई सरफेस अगर रखेंगे तो उसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा हो जाएगा, उस केस के लिए है ये लगाना है तब, ठीक है बेटा। मिरर खत्म, मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट खत्म। क्वेश्चन नहीं कराना है, करना है क्या, जो बुकलेट दो जल्दी, अबे दो, सब हम ही करें। अब क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन क्या होता है, पूरा लिखवाना होता है, तब करोगे। अब मैं क्वेश्चन तो लिखवाऊंगा नहीं यार, बड़े बड़े। अच्छा पकड़ो पकड़ो, इसमें मिरर नहीं है। अरे मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं है, आपके सिलेबस से कट चुका है, इसलिए इसमें भी काट दिया है, ठीक है। लेकिन सीवीटी में है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो मैं इसका डीपीपी आपको भेज दूंगा, ठीक है, रिफ्लेक्शन पे। लेकिन बुकलेट में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो 12th के पैटर्न में बनाया है। 12th में यही था, कट गया था, रिफ्लेक्शन को नहीं पढ़े रहे होगे, ठीक है। भले पढ़े थे, आपके सिलेबस से कट गया था रिफ्लेक्शन, ठीक है। केवल रिफ्रैक्शन था तो उसी सिलेबस से बन गया है, ठीक है। मैं आपको रिफ्लेक्शन को भेज दूंगा, आपको सब कुछ गिवन रहेगा। कोई जैसा 3 चीजें थी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, उसमें से कोई आपको 2 गिवन रहेगा, एक पूछा रहेगा। मेन जरूरी होता है बालक साइन कन्वेंशन। अगर आप साइन कन्वेंशन कर लोगे तो क्वेश्चन कर लोगे। मैं इस पर डीपीपी भेज दूंगा। फिलहाल मैं चल रहा हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, चले। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कोई बताएगा। अब देखो, इससे पहले वाले में क्या था, रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट इंसिडेंट हो रही थी किसी सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में वापस चली जाती थी।
जिस मीडियम से लाइट रे आती थी उसी मीडियम में वापस चली जाती थी, यही होता था। लेकिन इस केस में अब क्या होगा, लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करेगी। अगर इंटर करती है तो अपने पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाती है, किधर मुड़ेगी ये जानने के लिए देखते हैं आगे, ठीक है। अब बात यहाँ मीडियम हम लोग दो तरीके के पढ़ेंगे, एक डेंसर मीडियम, दूसरा रेयर मीडियम। जैसे तुम लोग सघन और विरल, सघन होता है डेंसर मीडियम, विरल होता है रेयर मीडियम, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि भाई डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम से किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किस मीडियम की? डेंसर मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, और रेयर मीडियम की डेंसिटी कम होती है। तो दो मीडियम लेके चलते हैं वाला। ये अब जो सरफेस है ये हमारा कैसा सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक क्वेश्चन यहां तुम्हें पक्का आएगा, एक क्वेश्चन पक्का है, देख लेना कैसा रहेगा। नॉर्मल यहां भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, नॉर्मल यहां भी ड्रॉ किया जाएगा, ये वाला नॉर्मल है। अब ऊपर मान लो वाला कोई मीडियम है, वो डेंसर मीडियम है, कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है, और नीचे कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, सही है क्या? अब लाइट रे कहीं आ रही है डेंसर, ये पहला मीडियम रहेगा, ठीक है। लाइट रे कहीं कहां से आ रही है, कहीं डेंसर मीडियम से आ रही है। अब यहां रिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब लाइट रे दूसरे मीडियम में इंटर करेगी। तो जब लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, कुछ इस तरीके से। देखो इसको जाना चाहिए था सीधे, कैसे जाना चाहिए था, सीधे, लेकिन क्या कि अपने पास से बेंड करेगी, किधर बेंड कर जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोले तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये वाला जो रे होती है इसको इंसिडेंट रे बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण हिंदी में बोलते हैं ना, ठीक है। एक डायग्राम और बनाएंगे, ये फिर से हमारा बालक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कोई बालक आवाज आ रही है, सन्नाटे बैठे रहो एकदम शांति से। अब बालक मान लेते हैं ये हमारा रेयर मीडियम हो गया, क्या हो गया, मतलब विरल माध्यम हो गया, लिख दें विरल, देख लेना। और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम हो गया, बोले तो सघन। अब देखो लाइट रे बालक यहां इंसिडेंट होगी, ये इंसिडेंट रे है, इस केस में क्या होगा, टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन किधर आएगी, नॉर्मल के पास आ जाती है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। यहां देखो बालक इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, मान लेते हैं कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहा, आई, ये क्या रहेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, यहां भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। एक आप लोग नाम सुनेंगे यहां, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नाम सुने हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप अलग अलग बुक में देखोगे तो अलग अलग तरीके से डिनोट करता है, कहीं कहीं म्यू से डिनोट करते हैं, कहीं एन से डिनोट करते हैं, अगर आप अलग अलग बुक प्रीफर करते होंगे तो, ठीक है। अब म्यू से भी डिनोट किया जाता है और एन से भी डिनोट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो मुझे तो बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, इसको बालक अपवर्तनांक बोलते हैं हिंदी में, बताइए। हाँ नहीं, वो तो स्नेल्स ला बता दिए, तो हम स्नेल्स ला नहीं पूछ रहे हैं, अभी सिंपल सा क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। फिर से बोलिए वाला, हाँ, इन मीडियम, कोई और, उल्टा उल्टा बोला है ना, ठीक है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। इसमें c होता है क्या, है ना, लाइट की स्पीड वैक्यूम में कितना, c के बराबर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अब इसमें तो कुछ भी हो सकता है, मीडियम मान लेते हैं कितना रहा, v के बराबर रहा, तो म्यू इज इक्वल टू लिखते हैं बालक c/v, यहां लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन v, कैसे भी लिख सकते हैं। अब मुझे इसका यूनिट बताइए तुरंत, यूनिट क्या होगा मीटर पर
अच्छा, कोई यूनिट नहीं होगा, ये क्या होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है। चलो जरूरी है, भूले नहीं हो। वो सुने हो ना, मतलब कि लाखों के देवता जो है बातों से नहीं मानते हैं। सही बोले हैं ना? देवता नहीं क्या होते हैं? ओ सॉरी भूत, लाखों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अच्छा हो गया है? ओए बालक क्या हुआ, क्या गुफ्तगू कर रहे हो तुम लोग, बोलो, कोई दिक्कत है? इधर बैठ के पढ़ो। हो गया। देखो बालक एक चीज, अब यहां पर हम लोग हालांकि डेंसिटी से भी पता लगा सकते हैं कौन सा डेंसर मीडियम है कौन सा रेयर मीडियम है, लेकिन हमको यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता लगाना है कौन सा डेंसर मीडियम हो और कौन सा रेयर मीडियम। तो बालक देखो, जो डेंसर मीडियम होता है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होती है, और जो रेयर मीडियम होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। इस केस में बालक देखो, अगर ये रेयर मीडियम में मान लेते हैं, यहाँ डेंसर मीडियम में मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये रेयर मीडियम इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ऐसा मान लेते हैं। तो इस केस में हमेशा μ1 इज ग्रेटर में क्या रहेगा, μ2। ये बात ध्यान रखना, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रेयर मीडियम से ज्यादा होता है। μ1 इज ग्रेटर में क्या होगा, μ2। इस केस में भी रेयर का कितना सपोज किया, μ2, डेंसर का क्या है, μ1। ठीक है, इस केस में भी क्या है बालक, μ1 इज ग्रेटर देन। तो आप इस तरीके से आइडिया लगाएंगे। कभी कभी आपको मीडियम नहीं दिया रहेगा, डेंसर और मीडियम कभी भी नहीं दिया रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया रहेगा, आप वहां से आइडिया लगाओगे कि कौन सा डेंसर मीडियम है और कौन सा रेयर मीडियम है। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा रहेगा उसका वो डेंसर मीडियम होगा, जिसका कम रहेगा वो रेयर मीडियम रहेगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ वाला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आप पढ़े होंगे। पहला क्या होता है, हाँ, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन एंड सेम पॉइंट। ये तो सिंपल है। मेन हमारा दूसरा होता है, ये सब मिटा रहे, बोलो। चलो इसी केस को लेके आगे चलते हैं। ठीक है, इस वाले केस को देखो, ये कहता है दूसरा लॉ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यही होता है। या यहां से बाहर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, यहाँ इक्वल साइन लाएंगे तो यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, या इधर डिवाइड करोगे तो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कितना, कांस्टेंट। यही कांस्टेंट होता है। और यहाँ जो कांस्टेंट आता है बालक, उसी को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, उसी क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन बालक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी लिखा जाता है किसी के रिलेटिव में लिखा जाता है। इस केस को समझो, इस केस को, लाइट यहाँ क्या पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। ये मान लो हमारा क्या है, डेंसर मीडियम पहला मीडियम है और एरर क्या है, दूसरा मीडियम है। तो लाइट रे पहले मीडियम से किस में आ रही है, दूसरे मीडियम में आ रही है। तो इसको पढ़ेंगे देखो, जिस मीडियम में लाइट रे आती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है हमेशा। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या, साइन आई अपॉन साइन आर। इस तरीके से लिखा जाता है और इसी को स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है। स्नेल्स लॉ अगर आपको पूछे तो यही स्नेल्स लॉ होता है, बोलो ना भाई। ये समझना है, इसको क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम क्या 1, यही पढ़ेंगे। जिस मीडियम में लाइट रे इंटर करेगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, किसके, जिधर से आ रही है। ऐसे इसमें लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे बताओ तो, इसमें लाइट रे पहले में आइएगा, इसको लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू क्या, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, ये लिखने पढ़ने का तरीका होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं।
इसको नोट करो तो आगे बताएं कुछ। हो गया? इसको मिला, इस वाले को मिटा है, एक मिटा देते हैं, एक से लेके चलते हैं आगे। अब एक चीज देखो वाला, दो चीजें पढ़े तुम लोग, एक μ21 पढ़े, एक μ12 पढ़े, पढ़े क्या? इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको लिखा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। इसको क्या लिखोगे? μ1 अपॉन μ2। तुमसे कभी कोई पूछ लेता है, बताओ कब μ21 इंटू μ12 कितना 1 के बराबर होगा? वैल्यू पुट करो, देखो कट पिट जाएंगे सब, कितना मिलेगा? 1। छाप लिए? आगे देखो है, इसको मिटाए। चलो वो उधर लास्ट वाला उठाते हैं, थोड़ा देखो बालक, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं क्या? भाई ये चीज है, इसको अभी बताया कैसे लिखा जा सकता है, μ2 बाई μ1 लिख सकते हैं। अच्छा अभी बालक हमें मान लेते हैं कि पहले मीडियम में लाइट की जो स्पीड है वो किसके बराबर है? v1। देखो हम वैक्यूम नहीं लिए हैं, वैक्यूम नहीं लिए हैं, तो मान लेते हैं पहले मीडियम की लाइट की स्पीड कितनी है? v1। दूसरे मीडियम में मान लेते हैं लाइट की स्पीड कितना हो जाएगा? v2। तो μ1 क्या लिखेंगे? या μ1, हाँ बताइए, c बाई v1 लिखेंगे क्या? अभी पढ़े थे। ऐसे μ2 क्या लिखेंगे? रखो, ये कितना हो जाएगा? v1 बाई v2 हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना। इसका मतलब यह हुआ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1 बाई v के, या वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट की स्पीड कम हो जाएगी, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें लाइट की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहां से ये मिला। और बताएं, और देखो एक चीज और समझना, फ्रीक्वेंसी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो इसलिए कांस्टेंट रहती है बालक क्योंकि एक तरीके से जो लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें लाइट की कलर बताता है। क्या बताता है? कलर। अब ऐसा नहीं है कि व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कलर चेंज हो जाएगा। अगर तुम लड़के हो, तुमको पानी फेंक दें, लड़के ही रहोगे, आपका एक तरीके से फ्रीक्वेंसी हमको वाला नेचर बताता है, प्रॉपर्टी बताता है किसी का या लाइट का। ठीक है, तो लाइट अगर मान लेते हैं एयर में कुछ है, क्या वाला है, इतना अच्छा नहीं ले रहे हो तुम लोग यार, पढ़ाई ज्यादा कर रहे हो। कल तो संडे था इसीलिए नहीं आ रहा है। अच्छा संडे को दिन में सोए हो तो वही वाला रिपीट कर रहे हो पैटर्न, पढ़े नहीं हो। हम लोग संडे तुम लोग इसलिए छुट्टी किया है भाई, पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, क्योंकि वो जरूरी है भाई, इसीलिए संडे संडे टाइम दे रहे हैं। पता चला उसमें भी मत क्या करिए। अच्छा आगे देखो बालक, एक तुम लोग क्लास 11 में फार्मूला पढ़े होंगे, वेव पढ़े हो ना, साउंड वेव। तो वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या पढ़े थे रिलेशन? जल्दी बताओ। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशन पढ़े थे। फ्रीक्वेंसी जो लैम्डा सी, सी बाई वी क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा। ठीक है, बस आप पढ़ रहे होंगे वाला v इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा, ये होता है। ठीक है, यहां बताओ लैम्डा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? v बाई म्यू। ठीक है, अब एक बात बताओ, अच्छा थोड़ा सा ये रहने देते हैं, बताओ v1 किसके बराबर होगा? म्यू लैम्डा 1 के बराबर होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी है।
मान लेते हैं लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में लैम्डा 1 है, तो इसमें कितना होगा लैम्डा 2। लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी पे चेंज होगा? फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं होगा। दूसरे मीडियम में गई वेलोसिटी v2, v2 कितना होगा म्यू इनटू, रखो तो एक फॉर्मूला और मिलेगा क्या, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इज इक्वल टू वी वन बाई वी टू इज इक्वल टू वी वन कितना म्यू वी कर जाएगा क्या? सही है, बोलो ना भाई। अब देखो एक चीज, तो इसका मतलब ये होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो लैम्डा की इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा क्या? ये भी वेलोसिटी के भी होता है और वेवलेंथ के भी। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसमें लाइट का जो वेवलेंथ वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। याद रहेगा क्या? छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? नहीं याद होगा तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, यहां से आप फटाफट फाइंड करोगे, ठीक है? ये पूरा चीज एक साथ लिखो। हो गया? कर लोगे क्या? सीख गए? चलो आगे चलते हैं। कभी कभी तुम्हें बोला कोई सिक्का अगर पानी में गिर जाता है, कभी टब बाल्टी में पानी भरना, उसमें सिक्का डालना, क्या होता है? ऊपर दिखता है क्या? अगर डूब जाता है वो तो पता है। लाइट के बारे में बात करो, क्या होता है? डूब जाता है तो क्या दिखता है? कैसे दिखता है आपको? बड़ा दिखता है, छोटा दिखता है, ऊपर दिखता है, नीचे दिखता है और ऊपर दिखता है, ठीक है? क्यों दिखता है? अबे रुको, यहाँ बताएंगे क्यों दिखता है, ठीक है? तो आगे बात करने वाला रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ, देखो ना, आभासी गहराई वास्तविक गहराई, उसके बारे में बात करने चल रहा है, ठीक है? तो अगला पॉइंट क्या रहेगा हमारा? रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। मिटा दे, ये पूरा याद रहेगा? पता नहीं, अभी इतना समय नहीं है। अब पहले पढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है? कुछ नहीं कराएंगे। दिक्कत ये हो जाता है बालक ना, मतलब मैं ही क्वेश्चन देता हूं, मैं ही सॉल्व करता हूं, मुझे ना करना रहे तो अच्छा रहे। चलो पढ़ा दिए, बस क्वेश्चन तुम लोग लगाओ फटाफट फटाफट एकदम। चलो बालक देखो, मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसे ही टब है, इसके अंदर यहां तक कोई भी लिक्विड भरे हुए हो, भर दे, बोलो भाई भर दो। इसका रिफ्लेक्टिव मान लेते हैं कितना होगा? म्यू। यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब कहीं बाहर से हम देख रहे हैं, तो बाहर देखेंगे तो लाइट रे पहले ऐसे बाहर जाएगी, भाई रिफ्लेक्ट। हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्यों दिखता है? क्योंकि लाइट रे वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक आती है, तभी दिखाई देता है, ठीक है? यहाँ पे वाला रिफ्रैक्शन होगा, ये जब भी आएगा डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम, लाइट रे नॉर्मल से दूर की पास, दूर कहीं इधर चली जाएगी और तुम यहाँ आंख गड़ाए बैठे पड़े हो। अब जब तुम इस रे को देखोगे जो तुम्हारी आंखों तक आ रही है, अब हमको रे जब भी दिखती है बिल्कुल स्ट्रेट दिखती है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखती है। तो ये लाइट रे जो है हमारी आंखों तक आ रही है, ये लाइट रे हमको यहां से आती हुई नहीं दिखेगी, हमको ये लगेगा कहीं ये पीछे से आ रही है भाई, कहीं यहां से। तो ये ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे गई है एक्चुअली हमको कहां दिखने लगेगा? यहाँ पे दिखने लगेगा। तो इतना हाइट क्या दिखता है हमको? ऊपर दिखने लगता है। ये वाला, ये मान लो अगर पॉइंट ए है, ये जो ए ओ हाइट है इसको बोलते हैं रियल डेप्थ, और ए आई क्या बताता है? अपरेंट डेप्थ, ठीक है? ये मान लो पूरा टी मान ले, जो रियल डेप्थ किसके बराबर है? वो टी के बराबर है। तो देखो रियल डेप्थ कौन सा है? ए ओ, ये किसके बराबर है? टी के बराबर है, सही है? अपरेंट डेप्थ वाला, अपरेंट डेप्थ कौन सा है? ए आई है। तो बोला कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ।
ठीक है, म्यू क्या रहेगा, रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तुमसे अपरेंट डेप्थ पूछता है, किसके बराबर होगा, रियल डेप्थ अपॉन म्यू, या अपरेंट डेप्थ किसके, ए आई के बराबर है। फटाफट लिखेंगे, ए आई इज इक्वल टू टी बाई म्यू। सही है क्या? और एक बात हमेशा याद रखना वाला, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं कब से बात कर रहा था, इसकी वैल्यू हमेशा या तो 1 होगा या तो 1 से बड़ा होगा। एयर या वैक्यूम के लिए 1 होता है, बाकी किसी मीडियम के लिए जब भी होगा 1 से बड़ा होगा। कभी भी अगर म्यू की वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है, समझ लेना तुम्हारा आंसर गलत है। ठीक है, म्यू की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी नहीं हो सकती है, जब भी होगी या तो 1 होगी या तो 1 से बड़ी होगी। हाँ तब भी होगा, रिफ्लेक्शन तो होगा। कुछ ना कुछ लाइट, अब हमारी आंख छोटी सी नहीं है, एकदम पॉइंट तरह नहीं है, बड़ी है, तो ये आंखों पे कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ ना कुछ एंगल पे रिफ्लेक्शन होगा ही। कुछ लाइट होगी जो बिल्कुल सीधे, अगर ऊपर से आप देख रहे हो, हमारी आंख तो बहुत छोटी तो है नहीं गलत, कुछ लाइट यहाँ पे पड़ेंगी, कुछ लाइट यहाँ पे पड़ेंगी, कुछ लाइट यहाँ पे पड़ेंगी, कुछ लाइट यहाँ पे पड़ेंगी। एक रे नहीं आती, ढेर सारी रे आती है। तो जो सीधे नॉर्मली आएगी उसके कारण तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन बाकी रे के कारण रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है क्या? बोलो हाँ। अब देखो, ये जो ओ आई है, हमारा ऑब्जेक्ट पहले कहां था, ओ था, फाइनली जब देखे तो कहां शिफ्ट कर गया, आई पे। इसको बोलते हैं शिफ्ट, क्या बोलते हैं, शिफ्ट। तो शिफ्ट देखो कितना हुआ बालक, ऑब्जेक्ट शिफ्ट कितना हुआ, ओ आई, यही है। इसको क्या लिखेंगे, ओ ए माइनस ए आई। बोलो कोई दिक्कत? अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर देते मिल जाएगा। पूरा किसके बराबर है बताओ, टी के बराबर है। माइनस ए आई की वैल्यू कितना, टी बाई म्यू। टी कॉमन ले लें, लो तो शिफ्ट मिल गया। आगे चलें, जल्दी बोलो, आगे चला जाए ना, नहीं। अब ये तो एक मीडियम के लिए बात किए हैं, कभी कभी आता है एक से ज्यादा मीडियम आ जाते हैं, जैसे पानी हो गया, ठीक है, वो पटियाला पैक लगाओ जैसे, ठीक है। दारू पर रहता है, पानी नीचे रहता है, कैसे रहता है? पटियाला पैक नहीं बनाए हो कभी? बनाए हो ना? कभी तुम लोग नाम सुने हो पटियाला? देखो गाना इस पे बना है, सुने हो ना, देखे हो? आज जाके देखना, तो गाना सुनना, गाने में दिखाया गया है, ठीक है। ऐसा शॉर्ट्स क्या होता है अभी है? ये तो रील लगी बनाने लगी, रील वाली बात करने लगी है। हाँ ठीक है, तो बालक जैसे मान लो या मतलब पानी के ऊपर ऑयल डाल दो आप, क्या उसमें मिक्स होता है? नहीं होता, ऑयल ऊपर रहता है। तो हम एक से ज्यादा अगर मीडियम आ जाते हैं और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो कैसा इमेज होगा, कहां दिखेगा, क्या शिफ्ट होगा, बहुत सारी बात करने चल रहा है, ठीक है। ये पूरा बताएं। तो बालक मोर देन वन मीडियम की बात करेंगे। सपोज करेंगे कि एन मीडियम हमारे पास है, ऐसे भरे गए, ठीक है। ये मान लो एक मीडियम है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स v1 है, इसका थिकनेस किसके बराबर है, t1 के बराबर है। यहां है एक मीडियम mu2 है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स mu2 है, जिसका थिकनेस कितना है, t2, मतलब गहराई जो देखे थे, एओ t लिए थे, यहाँ t1 t2 इसका, t3 रिफ्लेक्टिव mu3 इसका, t4 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स v4, ऐसे ज्यादा जाएगा है, ज्यादा मीडियम है, एक के ऊपर एक एक मीडियम पड़े हुए हैं। उस केस में अगर हम अपरेंट डेप्थ की बात करें, किसका, अपरेंट डेप्थ की बात करें, उस केस में वैसे क्या था, टी बाई म्यू था। इस केस में हो जाएगा टी बाई म्यू वन प्लस टी बाई म्यू टू प्लस टी थ्री बाई म्यू थ्री प्लस जान दो, ठीक है। ऐसे शिफ्ट की बात करते हैं, शिफ्ट का फॉर्मूला पड़े हो गया, इसका होगा t1 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू वन प्लस t2 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू टू प्लस t3 इंटू 1 माइनस 1 बाई म्यू थ्री प्लस ये जान दो।
ठीक है, बस ऐड करते जाना और कुछ नहीं करना है। अगर एक से ज्यादा मीडियम आ गया तो तुम्हें दो मीडियम के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखिएगा ये। आगे चले, मिटाए इसको, जल्दी करो बालक, बहुत स्लो कर रहे हो तुम लोग। हो गया, वो भूल जाओ आज टाइम नहीं होगा, घड़ी भूल गए हम आज। मतलब छोड़ रहे, थक गए हैं? कौन कौन थक गया, हाथ ऊपर करो। हम जो पूछ रहे हो बताओ यार, तुम लोग लगे दूसरा चीज बताएं। तुम थक गए, वो छोड़ो, थके हो कि नहीं, थके हो कि नहीं? क्या थे, कौन कौन नहीं थका? अच्छा हाँ सही कह रहे हो, बस जो नहीं थके हैं उन्हें पढ़ेंगे, बाकी लोग शांति से बैठ रहे हैं। आगे चले, तो वो नाम सुने वाले क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, नाम सुने हो? हिंदी में बोलते हैं क्या, क्रांतिक कोण और कोण आंतरिक परावर्तन। वो कहीं मेले वेले तो जाते होगे, देखते होगे वो ऐसे तार एक निकला होता है, ढेर सारा उसमें लाइट जलता रहता है, ठीक है, तो पूरे वायर में क्या लाइट जलती है? नहीं, उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो बात करते हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। हाँ, क्रिटिकल एंगल एंड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन होता है, ये तभी पॉसिबल होगा जब लाइट रे डेंसर मीडियम से कहां जाए, रेयर मीडियम में जाए। कभी भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है, गुड। ये मान लो एक कोई ग्लास वायर है, इसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू। इधर एयर है, क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ठीक है। अब पहले देखो होगा क्या, मान लेते हैं लाइट रे कहीं यहां से इंसिडेंट, ये डेंसर मीडियम है, ध्यान रखना ये क्या है, डेंसर, और ये क्या है, तभी पॉसिबल होगा ये सब। अब देखो लाइट रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, यहां पे सॉरी रिफ्रैक्शन होगा क्या, तो जो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जाएगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगी, जाने का दूर चलेगी, ठीक है। अब क्या करो, थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू बढ़ाओ, जब थोड़ा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आप बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा क्या। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आप बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, कितना होता है, तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए उस एंगल को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, क्रिटिकल एंगल। थोड़ा यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला लगाओ तो बोले म्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, समझो, इधर देखो म्यू क्या है। अब लाइट देखो इस एयर में जा रहा है, पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यही रहता है ना, इज इक्वल टू क्या, साइन IC अपॉन साइन R, साइन R कितना, अच्छा एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 1 क्या, तो 1 बाय म्यू इज इक्वल टू साइन IC, साइन 90 कितना, 1, ठीक है। तो IC किसके बराबर आएगा बालक, साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, ये होता है क्रिटिकल एंगल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा बालक, बोलो बोलो बोलो। अब देखो इस, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर ज्यादा हो जाए
तो राइट का भी तो 90 में था, तुरंत क्या हो जाएगा, इसी मीडियम में वापस चला जाएगा। यही होता है TI R। ध्यान रखना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। राइट रे फिर से उसी मीडियम में वापस। तो ये केस तुम याद रखना बस, बाकी क्वेश्चन नहीं आते हैं यहां से। बस थक गए? अच्छा, बड़ा उत्सुक हो मैथ पढ़ने के लिए आज। अच्छा, हम बेकार पढ़ा रहे हैं चैप्टर कब? अलग मतलब क्या, जैसे किस तरीके से अलग है? तो अच्छा तो पढ़ना चाहिए ना। मतलब यार मैं तो 1 घंटे बाद पढ़ लेना। किसके घर से? तुम्हारे घर से? तो पक्का कुछ ना कुछ कभी ऐसा किए रहे हो, कभी फोन आता है। अगर आप कभी गलत काम ना करो तो घर वाले पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। कभी नहीं कभी पकड़े गए होगे तुम। चले तो आज के लिए तो इतना ही, आगे मिलेंगे तो हम लोग लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे।